आज का अध्ययन बिंदु है ध्रुवीय अणु व अध्रुवीय अणु। हम जानते हैं कि विभिन्न अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तथा परमाणु की संरचना में उसका समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, जिसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन सममित रूप से व्यवस्थित होते हैं। यदि इस धनावेश के वितरण का केंद्र और ऋणावेश के वितरण के केंद्र को देखा जाए तो यह प्राप्त होता है कि दोनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि प्रत्येक परमाणु जो कि विद्युत रूप से उदासीन होता है वह अध्रुवीय होता है। अध्रुवीय होने का कारण कि इसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य प्राप्त होता है। द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से हम जानते हैं कि इसमें आवेश तथा आवेशों के मध्य दूरी का गुणनफल किया जाता है। परमाणु के लिए धनावेश और ऋणावेश का वितरण केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होने के कारण यह दूरी शून्य होती है और इसका मान भी शून्य हो जाता है तथा द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होने से प्रत्येक परमाणु को अध्रुवीय कहा जा सकता है। लेकिन ऐसे ही कई परमाणुओं से मिलकर बनने वाले अणुओं पर विचार किया जाए तो किसी परमाणु के लिए उसका धनावेश और ऋणावेश जो कि एक ही स्थान पर होता है वो यहाँ स्थित हो, दूसरे परमाणु का धनावेश और ऋणावेश इस स्थिति पर हो, तीसरे परमाणु का धनावेश और ऋणावेश यहाँ स्थित हो। इसी प्रकार कई अन्य परमाणुओं के लिए भी हम धनावेश और ऋणावेश के वितरण की बात कर सकते हैं किसी अणु के अंदर विभिन्न परमाणुओं के लिए। ऐसे स्थिति में इन सभी धनावेशों के वितरण का केंद्र परिभाषित किया जाए और उस आवेश को प्लस Q से रिप्रेजेंट करें तो इस प्रकार से हमें केंद्र पर इस धनावेश का वितरण केंद्र प्राप्त होता है। इसी प्रकार ऋणावेश का वितरण केंद्र वो भी अगर इसी बिंदु पर ही प्राप्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के अणु अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। अर्थात यह कहा जा सकता है कि किसी भी अणु में यदि धनावेश व ऋणावेश के वितरण केंद्र संपाती हों तो यह अध्रुवीय कहलाता है। और ऐसे अणुओं के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान अनिवार्य रूप से शून्य होता है, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश जो मात्रा में तो बराबर है लेकिन उनके मध्य दूरी शून्य होती है, तो हमें इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य प्राप्त होता है और ऐसे अणुओं को अध्रुवीय अणु कहा जाता है। इसी प्रकार कुछ अन्य अणुओं में विभिन्न परमाणुओं को धनावेश और ऋणावेश को इस प्रकार से व्यक्त किया जाए और इन धनावेश और ऋणावेश जो विभिन्न परमाणुओं के लिए हैं उस पूरे निकाय में धनावेश का वितरण केंद्र किसी एक बिंदु पर प्राप्त हो जिसको हम प्लस Q से रिप्रेजेंट करें और ऋणावेश का वितरण केंद्र किसी अन्य बिंदु पर प्राप्त हो जिसे हम माइनस Q से रिप्रेजेंट करें, तो यह दर्शाता है कि इन दोनों वितरण केंद्रों के मध्य कुछ परिमित दूरी d होती है। इस स्थिति में इन अणुओं को हम ध्रुवीय अणु के रूप में परिभाषित करते हैं तथा इनके लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात किया जाए तो P बराबर दोनों आवेशों में से किसी भी एक आवेश का परिमाण Q तथा इनके मध्य की दूरी d का गुणनफल किया जाए तो स्पष्ट रूप से ना तो Q शून्य है ना ही दोनों के मध्य दूरी d शून्य है।
इसलिए यह मान कभी शून्य प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार ऐसे सभी अणु जिनके लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य नहीं होता है अर्थात अशून्य रहता है, वे ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। सामान्य रूप में हम इसकी परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं कि इन ध्रुवीय अणुओं में धनावेश व ऋणावेश के वितरण केंद्र संपातित नहीं होते हैं। एक विशेष स्थिति के रूप में अगर विचार किया जाए तो किसी अध्रुवीय अणु को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं। अध्रुवीय अणु के लिए हम जानते हैं कि उसका संपूर्ण धनावेश किसी एक बिंदु पर केंद्रित होता है तथा इसी क्षेत्र में वितरित सारा ऋणावेश भी इसी बिंदु पर केंद्रित होता है। इसीलिए प्लस और माइनस के निशान एक साथ दर्शाए जा रहे हैं। यदि इसके ऊपर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए जिसकी दिशा बाएं से दाईं ओर है, तो इस स्थिति में अणु का समस्त धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित हो जाता है तथा ऋणावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है तथा हमें इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है। धनावेश अपनी स्थिति से विस्थापित होकर के यहाँ आ गया और ऋणावेश भी अपनी स्थिति से विस्थापित होकर मान लीजिए इस जगह पहुंच गया। पूर्व में ये दोनों एक ही बिंदु पर केंद्रित थे। इसकी भांति जैसे ही विद्युत क्षेत्र बाईं से दाईं ओर लगा तो संपूर्ण धनावेश दाईं ओर विस्थापित हुआ और संपूर्ण ऋणावेश बाईं ओर विस्थापित हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी धनावेश पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है तथा ऋणावेश पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। इस स्थिति में इन अध्रुवीय अणुओं के लिए जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया गया तथा धनावेश और ऋणावेश परस्पर पृथक्कृत हो गए, जिनके मध्य की दूरी को इस बार पुनः डी प्राइम से अगर रिप्रेजेंट किया जाए और इन आवेशों को माइनस क्यू और प्लस क्यू से दर्शाया जाए, तो इन स्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान अशून्य हो जाता है। तो ये अध्रुवीय अणु में भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान बाह्य विद्युत क्षेत्र की स्थिति में अशून्य प्राप्त हो सकता है। ऐसी स्थिति में ये बनने वाले विद्युत द्विध्रुव प्रेरित विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। अर्थात जो सामान्य स्थितियों में बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में अध्रुवीय होते हैं, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर उनमें द्विध्रुव के गुण उत्पन्न होते हैं, धनावेश और ऋणावेश परस्पर पृथक्कृत हो जाते हैं। इस प्रकार के विद्युत द्विध्रुवों को प्रेरित विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रेरित होते हैं। कुछ विशिष्ट उदाहरणों के रूप में हम अध्ययन करते हैं, जैसे NaCl अणु के लिए बात की जाए तो यह एक आयनिक अणु है जिसमें धनावेश Na पे होता है, यानी सोडियम का धनायन और क्लोरीन का ऋणायन बंध लंबाई के तुल्य दूरी के द्वारा पृथक्कृत होते हैं। इन दोनों पर उपलब्ध आवेश का मान बराबर होता है तथा इनके मध्य दूरी बंध लंबाई के तुल्य होती है, जो अशून्य है। तो इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P ≠ 0 होता है तथा इसकी दिशा
ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ इस प्रकार प्राप्त होती है। तो यह दर्शाता है कि NaCl अणु एक ध्रुवीय अणु है। दूसरे उदाहरण के रूप में हम CO2 अणु के बारे में बात करते हैं। CO2 अणु एक रेखीय अणु है जिसमें C और O इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। C और O के मध्य डबल बॉन्ड होता है। इन दोनों बंधों में से एक बंध प्रबल है जो कि सिग्मा बंध है, दूसरा बंध दुर्बल है जो कि पाई बंध कहलाता है। इसी प्रकार इस तरफ भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। विद्युत ऋणता पर विचार किया जाए तो O की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश उपस्थित होता है और कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेश उपस्थित होता है। इसी प्रकार इस ऑक्सीजन पर भी आंशिक रूप से ऋणावेश उपस्थित होता है, जिसे हम माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस स्थिति में दो प्रकार के हमें विद्युत द्विध्रुव यहाँ प्राप्त होते हैं। इस C और O के कारण एक विद्युत द्विध्रुव बनता है और इस C और O के कारण भी एक विद्युत द्विध्रुव बनता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात की जाए तो इस CO के कारण बनने वाला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ऋण आवेश से धनावेश की तरफ इस तरफ होता है, जिसे सुविधा के लिए मैं P1 वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करता हूं। इसी प्रकार O और C के इस दूसरे पेयर से बनने वाले विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को ऋण आवेश से धनावेश की तरफ दर्शाते हुए हम P2 वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। हम देख रहे हैं कि इन दोनों विद्युत द्विध्रुव आघूर्णों के परिमाण एक समान होते हैं, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन पर उपस्थित धनावेश और ऋणावेश परिमाण में समान होते हैं। साथ ही बॉन्ड लंबाई इस तरफ की और इस तरफ की एक समान है, अतः ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण परिमाण में समान रहते हैं। यदि इन दोनों सदिशों P1 वेक्टर और P2 वेक्टर का सदिश संयोजन किया जाए तो परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमें प्राप्त होगा। परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर बराबर P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, जो कि पहले ही देख चुके हैं कि P1 वेक्टर और P2 वेक्टर जो परिमाण में तुल्य है तथा दिशाएं इनकी विपरीत है, तो हम इन्हें इस प्रकार से ले सकते हैं। P1 वेक्टर और P2 वेक्टर के स्थान पर माइनस P1 वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाए तो इन दोनों का परिणामी मान 0 प्राप्त हो जाएगा। और परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होने का अर्थ हुआ कि CO2 का अणु अध्रुवीय है। सदिश संयोजन पर पुनः विचार किया जाए तो इन दोनों सदिशों को संयोजित करने के लिए हम प्रथम सदिश P1 वेक्टर को स्पेस में किसी अन्य स्थान पर समान परिमाण और दिशा के साथ प्रतिस्थापित करते हैं और इसी के एरो हेड पे हम दूसरे सदिश को रखते हैं। इसके आरंभ बिंदु को इस सदिश के एरो हेड पे रखते हैं तो आपको दूसरे सदिश की स्थिति ये प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुक्त सिरे जो बच गए प्रथम सदिश का आरंभ बिंदु और द्वितीय सदिश P2 वेक्टर का एरो हेड, ये दोनों एक ही स्थिति पर आ गए। यह ग्राफीय निरूपण भी दर्शाता है कि परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 प्राप्त होता है और इसी कारण CO2 अणु को अध्रुवीय अणु कहा जाता है। एक और उदाहरण के रूप में हम H2O अणु पर विचार करते हैं। उसकी संरचना को देखें तो वो निम्न प्रकार होती है। इसमें ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा दोनों तरफ जुड़ा रहता है, जिनके मध्य कुछ कोण रहता है जो लगभग 104 डिग्री का होता है।
तो यह अरेखीय अणु होता है। विद्युत ऋणता पर पुनः विचार किया जाए तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण इस पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश होता है। हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु पर भी आंशिक धनावेश की कल्पना की जा सकती है। यदि इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेयर पर समान मात्रा में धनावेश और ऋणावेश तथा बंध लंबाई के दूरी द्वारा पृथक्कृत होने के कारण एक विद्युत द्विध्रुव माना जाए और इसे विद्युत द्विध्रुव संख्या 1 कहें, इसे विद्युत द्विध्रुव संख्या 2 कहें, तो इस विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण को ऋण आवेश से धनावेश की तरफ इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। इसी प्रकार पेयर नंबर 2 के लिए भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ऋण आवेश से धनावेश की तरफ P2 वेक्टर के रूप में निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। स्पष्ट रूप से इस बार भी P1 वेक्टर और P2 वेक्टर परिमाण में एक दूसरे के तुल्य होंगे, क्योंकि ये दोनों ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेयर के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं, जिस कारण तुल्य आवेश और तुल्य बंध लंबाइयां होती है और परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों ही पेयर के लिए आवेश और बंध लंबाई के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये परिमाण में समान होंगे, लेकिन इनकी दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। सदिश संयोजन करने के लिए हम दोनों ही सदिशों P1 वेक्टर और P2 वेक्टर को स्पेस में समान दिशा और समान परिमाण के साथ प्रतिस्थापित करते हैं। P1 वेक्टर दिशा और परिमाण को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ले आएं, तीर का निशान लगा देते हैं, इसे P1 वेक्टर कहते हैं। इसी प्रकार P2 वेक्टर को भी इसी दिशा और परिमाण के साथ में हम समान बिंदु से आरंभ करते हुए इस प्रकार दर्शा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का परिणामी सदिश समांतर चतुर्भुज नियम से प्राप्त होगा, जिसे समांतर चतुर्भुज की रचना के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। P2 वेक्टर के समांतर रेखा खींचते हैं, P1 वेक्टर के समांतर भी रेखा खींचते हैं। दोनों सदिशों के उभयनिष्ठ बिंदु से आरंभ होने वाला यह विकर्ण परिणामी सदिश यानी P वेक्टर, जो कि P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर होता है, को व्यक्त करता है और यह स्पष्ट है कि यह अशून्य है। अतः यह कहा जा सकता है कि H2O अणु ध्रुवीय अणु होता है।